नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। सितंबर 2025 सोनम वांगचुक और उनके साथी हंगर स्ट्राइक पर थे। यह 35 दिनों की हंगर स्ट्राइक थी और इसके 15वें दिन लेह में हिंसा होती है। इस हिंसा में कम से कम 4 लोग मारे गए थे और करीब 160 लोग घायल हुए थे। इसके बाद भारत सरकार ने सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया और अब 170 दिनों के बाद सोनम वांगचुक को रिहा किया गया है। बिना किसी ट्रायल के उन्हें करीब 6 महीनों तक जेल में रखा गया। यह कैसे हो सकता है? तो यह किया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के प्रोविजंस के तहत। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। यह प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? तो जब किसी व्यक्ति को कोई गुनाह करने से रोकने के लिए डिटेन किया जाए तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। यह प्यूनिटिव डिटेंशन से अलग है। प्यूनिटिव डिटेंशन में ट्रायल या कॉन्विक्शन के बाद व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, whereas in case of preventive detention the purpose is to prevent that person from committing an offense. डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन की इजाजत होनी चाहिए? आमतौर पर लोगों ने माना है कि यह हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, इट शुड नॉट बी देयर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। वो क्यों? तो हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि अगर स्टेट हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन करता है तो तब भी हमारे पास कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए। आर्टिकल 21 में जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट दिया गया है उसे और मजबूत बनाने के लिए आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन के वक्त हमारे पास क्या प्रोटेक्शन रहेगा यह बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़ने पर यह मालूम होता है कि आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को शामिल नहीं किया गया था। शायद इसी कमी को आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शन के द्वारा पूरा किया जा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रोविजन के बारे में कहा था कि वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द सब्सटेंस ऑफ द लॉ ऑफ ड्यू प्रोसेस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोविजन। तो हमें समझना चाहिए कि आर्टिकल 22 में हमें क्या प्रोटेक्शन दिया गया है। कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है और अगर 3 महीनों के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जारी रखना हो तो इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का ओपिनियन लेना होगा। लेकिन संसद को यह भी अधिकार दिया गया है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब कर सकती है। मतलब कि यह पीरियड 3 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए, मसलन असामान्य परिस्थितियों के लिए यह प्रोविजन किया गया है। लेकिन कई बार एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए किए गए प्रोविजंस स्टेट के लिए हथियार का काम करते हैं। पहले ऐसे कई सारे मौकों पर हमने पाया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का गलत इस्तेमाल हुआ हो, उसका दुरुपयोग हुआ हो और इसीलिए कई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को बाद में हटाया गया हो। सोनम वांगचुक को जिस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया था उसमें 1 साल तक डिटेन करने का प्रोविजन है। 1 साल में 365 दिन होते हैं। सोनम वांगचुक 170 दिनों से जेल में थे। It's almost half of the maximum period of preventive detention that he has spent in the jail. इसी को कहते हैं when process becomes punishment. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली थी। इसके ठीक पहले सरकार ने सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत उनका डिटेंशन रिवोक किया गया है। लगभग पहले किसी और व्यक्ति के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। शायद यह पहला ऐसा मामला है। कई डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर नेशनल सिक्योरिटी लॉज होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्सप्रेस इंक्लूजन होना यह रेयर माना जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस रेयर प्रोविजन के साथ बनाया गया है। मकसद प्रिवेंटिव डिटेंशन को नॉर्मलाइज करना नहीं था। मकसद यह था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से हमें बचाया जाए, हमें प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए तो आर्टिकल 22 के टाइटल में ही शब्द जोड़े गए हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अब हमें सवाल करना होगा कि क्या वाकई हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है? दैट्स इट। तो इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।